हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान की इस कक्षा में मनोविज्ञान के तीसरे पार्ट से आपकी तीसरी क्लास को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने मनोविज्ञान के इस तीसरे पार्ट से पहली कक्षा में डिस्कस किया था एक मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो को। अब्राहम मैस्लो के बारे में भी जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो आपको मेरी पहली क्लास में डिटेल से मिल जाएगा। अब्राहम मैस्लो भी एक साइकोलॉजी में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। अब्राहम मैस्लो के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी कक्षा में हमने बात की थी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में, और ये हमने मनोविज्ञान के पार्ट 3 से डिस्कस किया। मनोविज्ञान को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से पहले पार्ट में हमने मनोविज्ञान के केवल कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अलग किया। जैसे सबसे पहले मनोविज्ञान क्या है, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, फिर उसमें हमने रखा अधिगम क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, जो मोटिवेशन है आपका, पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, हमने उसमें बात की। या हमने जो उसमें रखा आपका मापन, मूल्यांकन और आकलन, मेज़रमेंट, एवोल्यूशन और असेसमेंट, हमने उसमें बात कि अभी समायोजन, एडजस्टमेंट। उसी में आपके बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, संज्ञान, मन मानचित्र और संवेग, वो सारी चीज़ें आपका उसी में रहेगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने रखा है आपकी एजुकेशन कमीशंस, आपकी शिक्षा आयोग, जो आज़ादी से पहले भी बने और आज़ादी के बाद भी बने हैं। उसी में हमने रखा है आरटी एक्ट को, आपका एनसीएफ्स को, एजुकेशन पॉलिसीज़ को। तो हम डिस्कस करेंगे आपका सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमने जो रखा है आपके मनोवैज्ञानिकों को, ठीक है। यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 26 मनोवैज्ञानिक के बारे में। मनोवैज्ञानिक अभी तक जितने मैंने अलग किए वो आपके लगभग 27 है, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से जो आपके हार्वर्ड गार्डनर है उनको हम इंक्लूड करेंगे। आपका एक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धि या इंटेलिजेंस, उसी में हम हार्वर्ड गार्डनर को भी इंक्लूड करेंगे। अभी हमने जो शुरुआत की आपकी मनोविज्ञान के तीसरे पार्ट की, जिसमें हमने पहली 2 क्लास में अब्राहम मैस्लो और थॉर्नडाइक के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। चलिए, पिछली क्लास में जो हमने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा है, इसको थोड़ा मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं कि हमने थॉर्नडाइक के बारे में क्या पढ़ा था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रूखस फ्रेडरिक स्किनर के बारे में। तो सबसे पहले कि हमने बात की थी कि जो थॉर्नडाइक थे उनका जन्म कब हुआ था, 31 अगस्त 1874। ध्यान रखना, 31 अगस्त 1874। और जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, यूएस से। ये क्या थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। फिर हम बात करेंगे कि इन्होंने जो एक पुस्तक दी थी आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी। ध्यान रखना, इनकी जो एक पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, इसीलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंस, इसीलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब थॉर्नडाइक के बारे में हमने बात की थी कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग किस पर किया, तो इन्होंने प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली पर। प्रयोग किस पर किया था इन्होंने, एक भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद थी, पिंजरे के दरवाजे पर एक तार बंधी थी। पिंजरे के ठीक थोड़ी दूरी पर क्या था, एक मछली का टुकड़ा था। मछली की जो सुगंध है वो बिल्ली तक पहुंचती है और बिल्ली को क्या लगती है, भूख। और वो इस मछली के टुकड़े को पाने के लिए क्या करते हैं, बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है। और ये आप सबको भी पता है कि अगर कोई इंसान बार बार प्रयास कर रहा है तो बार बार प्रयास करते हुए प्रयास में त्रुटियां भी होगी। आपकी लाइफ में क्या होती है, बहुत सारी गलतियां होती है। तो यहाँ पर भी सेम था, ये बार बार प्रयास करता है, इससे गलतियां होती है। लेकिन गलतियां करते 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 संयोगवश इस तार पर हाथ पड़ता है और तार खुल जाती है और क्या करता है, मछली का टुकड़ा प्राप्त करता है। तो ये हमने बात की थी थॉर्नडाइक के प्रयोग को लेकर। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उत्तेजना का सिद्धांत, तो ये सारा किसने दिया, आपका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने।
फिर हमने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक में ही बात की थी कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे जिन्होंने बुद्धि में बहुबुद्धि तत्व या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसको आप मल्टीपल एलिमेंट्स इंटेलिजेंस कहते हो। अब इस ही मल्टीपल इंटेलिजेंस को, मल्टीपल एलिमेंट इंटेलिजेंस को बालों का सिद्धांत भी कहा जाता है, मात्रा का सिद्धांत भी कहा जाता है और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। उस पूरे सिद्धांत को इन्होंने 3 भागों में जो है बांटा था, एक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट, फिर यांत्रिक जो मैकेनिकल है, और फिर आपके सामाजिक। तो ये सब कुछ हमने डिटेल किया था मनोविज्ञान के तीसरे पार्ट की आपकी दूसरी क्लास में। उस क्लास का लिंक में आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से रिलेटेड जो मेरी वीडियो है वो भी मिल जाएगी। आप उसको डिटेल से देख सकते हो और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिर से जो आपका आज तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम जानेंगे ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर के बारे में कि ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, इनका क्या प्रयोग था, किस पर प्रयोग था, उस प्रयोग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आज सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि इनका जो पूरा नाम है वो है ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर। ध्यान रखना, पूरा नाम क्या है, ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर। इनका जो जन्म है, जन्म हुआ था 20 मार्च 1904। ध्यान रखना, जो इनका जन्म हुआ 20 मार्च 1904 को। इनका जन्म हुआ था यूएसए, इसीलिए इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ध्यान रखना, यूएसए जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब बात करेंगे कि जो इनका प्रयोग था या इन्होंने जो प्रयोग किया किस पर किया, तो ध्यान रखना इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर। और चूहे का रंग भी ध्यान रखिए, चूहा किस कलर का था आपका, सफ़ेद कलर का। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना इन्होंने सबसे पहले जो प्रयोग किया आपका 1938 में सफ़ेद चूहे पर। कुछ समय बाद इन्होंने 1943 में कबूतर पर भी प्रयोग किया, हालांकि ये उतना प्रसिद्ध नहीं था जितना आपका 1938 का प्रयोग था। तो ध्यान रखना 1938 में प्रयोग किया चूहे पर, 1943 में इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पर। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर ने जो प्रयोग किया किस पर किया, तो ऑप्शन ए कहता है चूहे पर, ऑप्शन बी कबूतर पर। तो जब भी ऐसे ऑप्शन होंगे तो डेफिनेटली आपके पास सी ऑप्शन कहता है ए और बी, तो उस कंडीशन में सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। प्रयोग इन्होंने दोनों पर किए, बेशक आपका प्रयोग कौन सा प्रसिद्ध है, 1938 का। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि इनका जो प्रयोग था, प्रयोग क्या था। अब प्रयोग 1938 में जिन्होंने सफ़ेद चूहे पर किया वही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि एक जो पिंजरा था, एक जो प्रयोग था, ये इनका पूरा प्रयोग है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया है, उतना सही नहीं बनाया, लेकिन फिर भी समझ लीजिए ये क्या है, एक पिंजरा है। अब इस पिंजरे के इन्होंने क्या किया, चूहे को बंद कर दिया। पिंजरे के थोड़ी दूर बाहर इन्होंने क्या रखा, एक भोजन या कह सकते हो एक रोटी का टुकड़ा, ठीक है। इस पिंजरे के इस दरवाजे पर इन्होंने यहाँ पर एक हिस्से पर क्या बांध दिया था या क्या बना दिया, आपका लीवर लगा दिया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि चूहे को जैसे ही भोजन का टुकड़ा दिखाई देता है, चूहा इस भोजन के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागना क्या करता है, शुरू करता है। इधर उधर भागना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। देखो एक बार में तो टुकड़ा प्राप्त नहीं हो सकता है। अब इधर उधर भागते समय उसका पैर इस लीवर पर पड़ता है, लीवर पर पड़ते ही दरवाज़ा खुल जाता है और उसको क्या प्राप्त हो जाता है, भोजन का टुकड़ा। अब इस पूरे प्रयोग में आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, जैसे कि इस पूरे प्रयोग में जो सब्जेक्ट है, जो करता है वो कौन है, तो ध्यान रखना इस पूरे प्रयोग में जो सब्जेक्ट था वो कौन था, चूहा। जो क्रिया करता है इधर उधर भागने की, तो जो इधर उधर भागना है ये क्या आपकी क्रिया है, जिसको आप कह सकते हो रिस्पॉन्स। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर के इस प्रयोग में जो रिस्पॉन्स था या अनुक्रिया थी वो क्या था, चूहे का इधर उधर भागना। ध्यान रखना जो रिस्पॉन्स था या आपकी अनुक्रिया थी चूहे का इधर उधर भागना। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि इस प्रयोग में स्टिमुलेशन क्या है। ध्यान रखना जिस चीज़ के लिए चूहा इधर उधर भागता है वही क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए जब प्रयास करते हो तो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो वही आपके लिए क्या हो जाता है, स्टिमुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो रोटी का टुकड़ा या भोजन है ये क्या था आपका, ये था आपका स्टिमुलेशन या
उद्दीपन, जिसके लिए ये सारी प्रक्रिया होती है। तो इस ही पूरी प्रक्रिया में एक ही लीवर भी था आपका, जिस पर क्या होता है, चूहे का पाँव पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि जो रेनफोर्समेंट थी या जो आपका पुनर्बलन था, वो पुनर्बलन क्या आपका, वो पुनर्बलन आपका लीवर है। ध्यान रखना कि इस पूरे प्रयोग में जो रेनफोर्समेंट है वो आपका क्या है, लीवर है। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस पूरे प्रयोग में अगर पुनर्बलन नकारात्मक होता तो ऑप्शन कौन सा सही है। तो ध्यान रखना, इन्होंने इसको भी डिफाइन किया कि इन्होंने बताया कि इस प्रयोग में जो आपका पुनर्बलन है वो क्या है, आपका लीवर। ध्यान रखना, इस प्रयोग में जो पुनर्बलन है वो क्या है, आपका लीवर। और ये पुनर्बलन जो है दो प्रकार का था कि अगर तो लीवर पर पाँव रखते ही चूहे को क्या लगती, चोट, तो कभी भी उस लीवर पर पाँव नहीं रखता, यानी कैसा पुनर्बलन हुआ, आपका नेगेटिव हो जाता है, यानी आपका नकारात्मक। लेकिन साथ ही इन्होंने बताया कि अगर चोट ना लगे, चोट ना लगे और चूहे को भोजन प्राप्त हो जाए तो कैसा पुनर्बलन हुआ, आपका सकारात्मक। फिर से इसको देख लीजिए कि इस पूरे रेनफोर्समेंट को इन्होंने जो है जब डिफाइन किया था कि इन्होंने बताया कि इस प्रयोग में जो पुनर्बलन था वो क्या था, आपका लीवर। ध्यान रखना, पुनर्बलन क्या आपका लीवर। अब जो लीवर है, पुनर्बलन है, ये आपका दो तरीके का है, ठीक है। एक तो नकारात्मक हो सकता है, दूसरा आपका सकारात्मक। अब इधर उधर भागते समय अगर लीवर पर पाँव पड़ते ही उसको क्या लग जाती, चोट, तो कैसा नकारात्मक पुनर्बलन होता है, आपका नकारात्मक, क्या नेगेटिव। चूहा कभी भी लीवर पर पाँव नहीं रखता, बेशक बाहर भोजन का टुकड़ा होता। दूसरा, अगर लीवर पर पाँव पड़ते ही उसको भोजन प्राप्त हो जाए, यानी चोट ना लगे और वो भोजन पा ले, तो कैसा पुनर्बलन हुआ, आपका सकारात्मक। तो ये ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर का आपका एक प्रयोग था, ठीक है। अब आगे जानते हैं कि इस पूरे प्रयोग को जिन्होंने नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको आप ऑपरेट कंडीशन थ्योरी कहते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस पूरे प्रयोग के इन्होंने नाम दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ध्यान रखना कि जो स्किनर थे उनका कहना था कि क्रिया प्रसूत व्यवहार यानी ऑपरेंट बिहेवियर जो है उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित है। ध्यान रखना कि क्रिया प्रसूत व्यवहार ऑपरेंट बिहेवियर उद्दीपक पर आधारित ना होकर अनुक्रिया पर आधारित है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो सिद्धांत किस पर आधारित है, अनुक्रिया पर। अनुक्रिया क्या है, मेरा रिस्पॉन्स है। ध्यान रखना, अनुक्रिया क्या है, रिस्पॉन्स है। जबकि इन्होंने कहा कि किस पर आधारित नहीं था, उद्दीपक, जबकि उद्दीपक मेरा क्या है, स्टिमुलेशन है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रहता है कि जो RS थ्योरी है ये किसकी देन है, आपकी ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर की। ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर ने सबसे इम्पोर्टेंट किसको माना, आपका रिस्पॉन्स को, ठीक है। जबकि इन्होंने कम इम्पॉर्टेंट माना था आपका स्टिमुलेशन को, इन्होंने कम रिस्पॉन्स माना था आपका स्टिमुलेशन को। ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि इनके प्रयोग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपका रिस्पॉन्स, कि पहले चूहा रिस्पॉन्स करता है तो स्टिमुलेशन को प्राप्त करता है, ठीक है। क्योंकि अगर चूहा इधर उधर ना भागता तो उसका पाँव ही लीवर पर नहीं पड़ता, लीवर पर ना पाँव पड़ता, ना दरवाज़ा खुलता, ना उसका भोजन प्राप्त होता। तो ध्यान रखना, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिस्पॉन्स है। जबकि हमने ठीक इससे पहले जो दूसरी क्लास अटेंड की थॉर्नडाइक के बारे में, उसमें पढ़ा था कि जो SR थ्योरी थी, जो SR थ्योरी थी वो किसने थी, थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, वो स्टिमुलेशन था, और फिर क्या था, आपका रिस्पॉन्स था। इनका कहना था कि इनके प्रयोग में जो मछली का टुकड़ा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मछली का टुकड़ा है क्या, आपका स्टिमुलेशन है। जबकि रिस्पॉन्स क्या है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका स्टिमुलेशन है। रिस्पॉन्स क्या था, वो भी इधर उधर भागना ही था, किसका, भूखे बिल्ली का, ठीक है। अब इनका कहना था कि अगर मछली का टुकड़ा ही ना रखा जाता तो ना तो उस तक गंध पहुंचती बिल्ली तक, ठीक है, ना ही वो कोई रिस्पॉन्स करता। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों थ्योरी बार बार एग्जाम में रहती है। तो ध्यान रखना, SR थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक। सीधा रखिए कि थॉर्नडाइक के लिए स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट है, जबकि स्किनर के लिए रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, इनका सिद्धांत। अब इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को इन्होंने कुछ अलग अलग नाम से भी पुकारा, जैसे
इसी को इन्होंने कहा था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, एक्टिव कंडीशनिंग। इसी को इन्होंने कहा अभिक्रमित सिद्धांत यानी प्रोग्राम्ड थ्योरी। इसी को इन्होंने कहा नैमितिक सिद्धांत, कैजुअल थ्योरी। इसी को इन्होंने कहा था कार्यात्मक सिद्धांत यानी फंक्शनल थ्योरी। और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट RS थ्योरी, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, स्टिमुलेशन उद्दीपन। तो अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है, आपका ब्रूहस-फ्रेडरिक स्किनर। इसी को इन्होंने कहा था सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। और एक बात इनके सिद्धांत के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि ब्रूहस-फ्रेडरिक स्किनर का जो ये सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए उत्तम सिद्धांत माना जाता है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे उत्तम सिद्धांत कौन सा था, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ब्रूहस-फ्रेडरिक स्किनर का ये सिद्धांत था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी आपकी, उस पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। तो जो ब्रूहस-फ्रेडरिक स्किनर थे, इन्होंने एक पुस्तक दी थी आपकी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान रखना, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर 1953। ये भी किसकी पुस्तक, स्किनर की। इनकी ही एक पुस्तक थी स्केड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्केड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट 1957। इनकी फिर पुस्तक थी वर्बल बिहेवियर, वर्बल होता है शाब्दिक, तो ध्यान रखना वर्बल बिहेवियर 1957। इनकी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रहती है, ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ध्यान रखना, ये किसकी पुस्तक है, ब्रूहस-फ्रेडरिक स्किनर, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। और यही पुस्तक जिन्होंने 1968 में लिखी है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, इसमें 2 शब्द देखने को मिले आपके। ठीक है, अब ने जब JBT की थी, ठीक है, तो JBT में आपका एक शब्द मिलता है माइक्रो टीचिंग, और एक आपका अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित क्या होता है, प्रोग्राम्ड होता है, प्रोग्राम डायरेक्शन होता है। तो ध्यान रखना, माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम डायरेक्शन जो 2 शब्द थे, ये कौन सी पुस्तक में देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। इनकी एक पुस्तक थी वॉल्डन 2 1948। ध्यान रखना, वॉल्डन 2 1948। फिर इनकी एक पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। और दूसरा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। व्यवहार किसका है, प्राणी का, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। एक्सपेरिमेंट भी करोगे, एनालिसिस भी करोगे, तो इस पर एक पूरी पुस्तक 1938 में दी आपकी ब्रूहस-फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, एक इनकी पुस्तक थी और आपकी बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ध्यान रखना, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1971। ये भी किसने दी, आपकी ब्रूहस-फ्रेडरिक स्किनर। तो थोड़ा सा इसको मोटे मोटे तौर पर फिर से जान लेते हैं। ठीक है, कि हमने आज बात की ब्रूहस-फ्रेडरिक स्किनर की, जिनका जन्म कब हुआ था, 20 मार्च 1904 को, 20 मार्च 1904 को। प्रयोग हुआ US से, इसीलिए इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि USA की फुल फॉर्म ही क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये पूरा का पूरा एक देश है आपका, जो अब देश भी है और आपका महाद्वीप भी है, जो 2 भागों में डिवाइड है, उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, आप वर्ल्ड के मैप में जाकर भी देख सकते हो, नहीं तो उसको डिटेल से डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पर आपके महाद्वीप है, कॉन्टिनेंटल्स है। फिर बात करेंगे कि इन्होंने प्रयोग किया था, कि 1938 में इन्होंने प्रयोग किया सफ़ेद चूहे पर, 1943 में इन्होंने प्रयोग किया कबूतर पर। ठीक है, फिर हमने बात की कि जो इनका प्रयोग था, कि इन्होंने चूहे को पिंजरे के अंदर रखा, पिंजरे के बाहर भोजन था, भोजन को देखकर चूहे ने इधर उधर भागना शुरू किया। भागते समय लीवर पर पाँव पड़ता है, लीवर पर पाँव पड़ते ही उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो इनके प्रयोग में सब्जेक्ट था चूहा, जो करता है, रिस्पॉन्स अनुक्रिया थी चूहे का इधर उधर भागना, उद्दीपन था स्टिमुलेशन, जिसके लिए भागता है। और इन्होंने उद्दीपन से ज़्यादा किसको महत्व दिया, रिस्पॉन्स को। ध्यान रखना, उद्दीपन से ज़्यादा किसको महत्व दिया, रिस्पॉन्स को। फिर इनके इसमें जो रेनफोर्समेंट थी, पुनर्बलन था और लीवर। लेकिन लीवर को इन्होंने 2 प्रकार की रेनफोर्समेंट कहा, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। चूहे के पाँव पर चोट लगती तो नकारात्मक, चोट ना लगती तो सकारात्मक। अब पूरे प्रयोग में जो मोटिवेशन था, भोजन का प्राप्त हो जाना। ध्यान रखना, मोटिवेशन क्या है, भोजन का प्राप्त हो जाना। फिर हमने बात की कि इस सिद्धांत को इन्होंने नाम दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसी को इन्होंने कहा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को इन्होंने कहा अभिक्रमित अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को इन्होंने कहा नैमितिक यानी जो कैजुअल थ्योरी थी,
अभिक्रमित होता है प्रोग्राम थ्योरी। कार्यात्मक सिद्धांत फंक्शनल थ्योरी, आरएस यानी रिस्पॉन्स और स्टिमुलेशन। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट किसको कहा, रिस्पॉन्स को, जबकि एसआर यानी स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स। स्टिमुलेशन को इंपॉर्टेंट माना थॉर्नडाइक ने, रिस्पॉन्स को आपका स्किनर ने। इसी को सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है और ये सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए क्या है, सबसे उत्तम माना जाता है। फिर इन्होंने कहा कि क्रिया प्रसूत जो व्यवहार है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर है, उद्दीपक पर आधारित ना होकर किस पर आधारित है, अनुक्रिया पर। यानी इन्होंने रिस्पॉन्स को सबसे महत्वपूर्ण माना। इनका पूरा का पूरा सिद्धांत किस पर आधारित था, रिस्पॉन्स पर। रिस्पॉन्स होगा तो जाकर क्या होता है, लीवर पर पाँव पड़ता है, तभी क्या होता है, उसको स्टिमुलेशन प्राप्त हो जाता है, यानी भोजन प्राप्त होता है। इनकी ही कुछ पुस्तकें थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर 1953, फिर स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट 1957, वर्बल बिहेवियर 1957, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग जिसमें 2 शब्द देखने को मिलते हैं, माइक्रो टीचिंग और आपका अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम डायरेक्शन 1968। ये ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग कब लिखी गई, 1968 पब्लिश हुई थी आपकी 1968। फिर इनकी एक पुस्तक थी वॉल्डन 2 1948। और सबसे इंपॉर्टेंट द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। ध्यान रखना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, जो इन्होंने लिखी 1938। ध्यान रखना, कब लिखी, 1938, जब इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, सफ़ेद चूहे पर। तो इस पुस्तक से सीधा याद कीजिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। इस पुस्तक में ही ये पूरी का पूरा प्रयोग देखने को पाया जाता है। फिर सबसे लास्ट में जो उनका सिद्धांत था, बियॉन्ड फ्रीडम, पुस्तक थी बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1978। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर के बारे में। ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। अंत में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो ये वीडियो हर एक उस बच्चे तक पहुंच सकती है जिसके लिए ये पूरी वीडियो जो है बेनिफिशियल हो सकती है। देखिए, बेनिफिशियल ये सभी के लिए है। जितना हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितनी आसान भाषा में आपको समझाया जाए उतनी ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियोस में जाकर देख सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है या कहीं पर चीज़ें क्लियर नहीं होती, या मान लीजिए मेरा समझाने का तरीका थोड़ा फास्ट है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर ये सब चीज़ें मुझे बता सकते हो। ठीक है, आप हमें हमारी कमियां बताइए, हम भी उन कमियों में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। जब तक आप हमें हमारी कमियां नहीं बताओगे, हम उसमें कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप इससे पीछे जितनी भी साइकोलॉजी की क्लास मैंने उसमें डाली है उनको भी देखिए, क्योंकि साइकोलॉजी को याद करना बहुत कठिन होता है और ये इसको समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर अभी जैसे आपका हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन के जो फॉर्म भरे गए, उसमें आपका 60 और 140 के रेशियो में उन्होंने सिलेबस को डाला है। उस 140 में चाहे वो आपका टीजीटी होगा चाहे आपका जेबीटी कमीशन होगा, उन 140 क्वेश्चन में साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके 101% होंगे ही होंगे। अब ये किस हिसाब से आयोग डालता है, इस पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। हाँ, अगर आरएनपी रूल में आपको सिलेबस मिल जाता है, ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल पर भी मेंशन कर सकते हो ताकि हर एक बच्चे तक सिलेबस पहुंच जाए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि उन 140 क्वेश्चन में साइकोलॉजी आपका होगा ही होगा। किस रेशियो में होगा, ठीक है, ये मुझे पता नहीं है, अभी मुझे उतनी क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, मुझे क्लियरिटी होगी तो मैं आप सबके साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँगा। आप खुद भी इस चीज़ को सर्च कीजिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि साइकोलॉजी के चाहे 10 ही क्वेश्चन हो, ये 10 क्वेश्चन आपकी पूरी की पूरी मेरिट को बहुत इफ़ेक्ट करेंगे। तो साइकोलॉजी को आप अन्यथा मना लें। इसको जितना इम्पोर्टेंट विषय अभी समझ लोगे, अभी से पढ़ना शुरू करोगे, इसको समझोगे। एक तो क्लियर रखिए कि इसमें कभी भी रट्टा मत मारिए, इसको समझिए कि इसमें क्या कहा गया, क्यों कहा गया, किसने कहा है। ठीक है, और हर चीज़ के पीछे का हमेशा कारण ढूंढो। जब कारण ढूंढोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी आपको और लाइफ लॉन्ग याद होगी। कारण का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे क्या ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये कारण होता है। और
हर चीज़ के पीछे जब कारण ढूंढते हो, उसका लॉजिक ढूंढते हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो जितने मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे भी शेयर करता रहूँगा। तो अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।